और इन मुद्दों से आप सब अवगत हैं और आप सब जानते हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इस समय चुनाव में आए हैं। अभी तक का जो चुनाव हुआ है पिछले 3 टर्म में, उस सब चुनाव में केवल नाराबाजी ही आपने सुना है। नए नए नारे बनाए गए हैं, नए नए बातें बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में हमारे जो पहाड़ के लोग हैं उनको बोला भाजपा ने कि आपको पीपीएस देंगे, पीपीएस। फिर सब लोग चिल्लाने लगे पीपीएस 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 पीपीएस। किसी को नहीं पता पीपीएस क्या है। आपने सुना होगा ये बहुत सारे लोग जिनको दिखाई नहीं देता था एक बार हाथी को छूने गए और हाथी को छू के किसी ने हाथी का पेट छुआ, बोला ये दीवार है। किसी ने हाथी का पाँव छुआ, बोला ये पेड़ है। किसी ने हाथी का पूंछ छुआ, बोला ये रस्सी है। तो हाथी का मतलब क्या है? किसी ने बोला रस्सी है। हाथी का मतलब क्या है? किसी ने बोला दीवार है। हाथी का मतलब क्या है? किसी ने बोला पेड़ है। ऐसे ही पूरा यहाँ पर सबको अंधा बना दिया भाजपा ने और सबने बोला पीपीएस पीपीएस पीपीएस। किसी को पूछो पीपीएस क्या है तो उसका एक परिभाषा देता है, दूसरे को पूछो पीपीएस क्या है वो कुछ और बोलता है, तीसरे को पूछो पीपीएस क्या है वो कुछ और बोलता है, और सरकार को पूछो पीपीएस क्या है बोलता है कुछ नहीं है बोलता है। ये इस प्रकार से हमको अंधा और बुद्धू बनाया, हमको बेवकूफ़ बनाया है सरकार। और ये तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये पहाड़ का मैंने उदाहरण दिया, यही उदाहरण आप यहाँ समतल में भी पाएंगे। यही उदाहरण आप पूरे देश में पाएंगे। पूरे देश में उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे। कहाँ है? मैं तो देखता हूँ हमारे जवान लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। रोजगार नहीं है, शहरों में दौड़ के जा रहे हैं, शहरों में छोटे छोटे काम करते हैं। शहर को मैंने भी नज़दीक से देखा है। मैं देखता हूँ हमारे इतना खुला बगानों में से हमारे बच्चे लोग जाते हैं, हमारे लड़का लड़की लोग जाते हैं। और दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में इतना छोटा छोटा कमरा में जैसे चूहादानी जैसा कमरा में रहते हैं। मालिक का गाली सुनते हैं रोज और उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मालिक उसको किसी भी दिन लात मार के भगा सकता है। उसका स्वाभिमान को तहस नहस कर देते हैं। ये ऐसा सरकार हमने पिछले 3 बार से हमने चुना है। ऐसा एमपी हमने 3 बार से चुना है। अपने आप को हमने धोखा दिया है और हमने धोखा खाया है। पर अब ये समय आ गया है परिवर्तन के लिए। मुझसे पहले हमारे सम्मानीय साथी समन पाठक जी ने बताया यहाँ के मुद्दे क्या हैं। वो मुद्दे आप सब लोग जानते हैं। पहला मुद्दा तो अभी हमारे सामने साथ में एक बहुत वरिष्ठ पुराने साथी बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि उनके वहाँ भी वो 5 डेसिमल का बात हुआ था। आपके यहाँ भी 5 डेसिमल का बात हुआ है। इतने समय से हम लोग ये ज़मीन को संभाल के हम लोग रखा हुआ है, इतने पुश्तों से हमने इस ज़मीन को संवारा है और अब इस समय ये कहते हैं कि आपको हम सिर्फ ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा देंगे। ये ज़मीन हमने संवारा, अच्छा बनाया। ये ज़मीन जो बेकार था इसको चाय बगानों से हमने भर दिया, बस्ती से भर दिया, अपने गाँव से भर दिया। और अब सरकार कहता है कि तुम लोग हटो यहाँ से, क्योंकि हमारा पूंजीपति दोस्त बहुत पैसा लेके आया है, वो यहाँ पर होटल बनाएगा और हमको बोलता है कि तुम होटल में तुमको छोटा छोटा काम देंगे हम लोग, और बोलता है ये रोजगार है। फिर जहाँ जब बड़ा बड़ा होटल बनेगा, जब 5 सितारा होटल बनेगा यहाँ पर, तब वो टूरिस्ट लोग आएगा, आपके साथ बगान में थोड़ी देर खड़ा होगा, आपके साथ वो अपना बगान में वो टोकरी लेके खड़ा होगा, छाता लेके खड़ा होगा, फोटो खिंचाएगा। आप सबको इंसान नहीं जानवर बना देगा, क्योंकि वो ऐसा करेगा जैसे वो जू में आया घूमने के लिए। जैसे जू में जाके लोग जानवर को देखता है, वैसे यहाँ आके आपको जानवर की तरह देखेगा। बोलेगा अरे चाय बगान के लोग, फोटो खींचो इनके साथ, इनका फोटो खींचो, अरे हंसो हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ। वो आपका दिल का दर्द को नहीं देखेगा। ये ऐसा योजना इस सरकार का है। ये 5 डेसिमल का योजना यही है। हमारे माननीय गृह मंत्री हमेशा बोलते थे क्रोनोलॉजी समझो, कहते थे, अभी भी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझो, समझो क्या क्या हम कर रहे हैं समझो। मैं समझाता हूँ वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ज़मीन का पट्टा नहीं है, आपको बोलेंगे एनआरसी में ज़मीन दिखाओ, जाओ कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ बोलेगा। आप बोलेंगे कागज़ तो नहीं है, मगर मेरा माँ बाप यहीं रहा था, मेरा माँ बाप का ये देखो चियान इधर है, मेरा माँ बाप इधर मर गया था, मेरा माँ बाप का पसीना इधर बोला। वो बोलेगा वो पसीना वसीना नहीं देखना है, कागज़ दिखाओ बोलेगा। आप बोलेंगे कागज़ नहीं है, फिर वो बोलेगा कागज़ नहीं है तो यहाँ से हटो। ये क्रोनोलॉजी है उनका। उसके बाद वो अपने पूंजीपति दोस्त को लाएगा, अपने पूंजीपति दोस्त को लाके बोलेगा ये ज़मीन, ये सब लोग इलीगल रह रहे हैं यहाँ पर, इनका कोई जगह नहीं है, ये इनको मैं हटा दूंगा, तुम पैसा डालो यहाँ पर, होटल बनाओ, पैसा कमाओ। ये क्रोनोलॉजी है होम मिनिस्टर का, जो कहते हैं क्रोनोलॉजी समझो, एनआरसी का क्रोनोलॉजी समझो, जो कहते हैं आप और हम जैसे लोगों को विस्थापित करने का उसका क्रोनोलॉजी है। ये उसका प्लान है, ये उसका षड्यंत्र है। मगर आपको हमको बचना है, इस आवाज़ को बुलंद करना है, पार्लियामेंट तक इस आवाज़ को पहुंचाना है। यहाँ पूंजीपतियों के सरकार को हमें हटाना है। ये जीएमसी इसी का प्रतीक है। यहाँ पर टीएमसी यही किया है, 5 डेसिमल आपको देंगे कह रहा है। 5 डेसिमल में हमारा सारा पुश्तों का जो मेहनत
कीमत है उसको 5 डेसिबल में नाप के उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर ये जैसे हमारे अजय भाई ने बताया, टीएमसी का सरकार यहाँ पर और आसाम में भाजपा का सरकार। मैं हमेशा कहता हूँ टीएमसी और भाजपा फिक्स्ड मैच है, ये दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। आपको दिखाता है ये लोग लड़ते हैं आपस में, मगर इनका मुद्दा एक ही है। आसाम में और यहाँ बंगाल में टीएमसी और भाजपा दोनों मिलके आपको न्यूनतम वेतन मना करते हैं, इनकार करते हैं, न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। न्यूनतम वेतन नहीं, जो पैसा आपको मिलता है उससे किसी का भी जीविका नहीं चल सकता। और उस न्यूनतम वेतन में भी वो भी कभी कभी बागान बंद हो जाता है। बागान बंद होता है तो बेरोजगारी यहाँ पर हो जाता है। लोग कहते हैं जब किसी जानवर को मारना होता है तो क्या करो, उसको खाना देना छोड़ दो। यहाँ चाय बागानों में भी यही कर रहे हैं। चाय बागान में न्यूनतम वेतन नहीं देंगे तो यहाँ से लोग पलायन करके शहर में जाते हैं, यहाँ का जगह खाली हो जाता है, हमारे जवान लोग चले जाते हैं। आज आप मुझे बताइए, यहाँ जितने हमारे भाई बहन लोग हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आपका बच्चा बागान में काम करेगा? आपका बच्चा बागान में काम नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं प्रदेश में चले जाऊंगा, मैं दुख करूंगा, तकलीफ करूंगा, मगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। वो घर को छोड़ता है, वो घरेड़ी को छोड़ देता है, सबको छोड़ के चला जाता है। ये पूरा बागान को खाली करने का सरकार का ये षड्यंत्र है। अभी हमारे साथी ने बताया, इतना ही नहीं, जवान को ही नहीं, आपका पेंशन भी रोक के रखा है। पेंशन आपको जो मिलना चाहिए, आपका जो हक है, पेंशन जो आपका लीगल हक है, उसको भी उसने रोक के रखा हुआ है। ऐसे सरकार को हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये भाजपा और टीएमसी को हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? इनके नारों के पीछे हम कब तक चल सकते हैं? ये लोग बस अपना नारा सुनाते रहते हैं और हम सबको क्या करते हैं? हम सबको उसका केवल पैदल यात्री बनाते हैं। हम सबको सिर्फ उसका झंडा लेकर उसके पीछे नारा बोल बोल के उसका जय जयकार करने को बोलते हैं, मगर हमारा मुद्दा का बात कोई भी नहीं करता है। इस बार हम लोग नारा, इस बार का हमारा इलेक्शन होगा नारे के पीछे का इलेक्शन नहीं, इस बार का हमारा इलेक्शन होगा मुद्दों का इलेक्शन होगा, जनता का इलेक्शन होगा, जन मुद्दों का इलेक्शन होगा। जैसे हमारे भाई ने कहा, अभी हमारे पास इस समय भारत में जितने भी हमें जनहित की चीज़ें मिली हैं वो यही कांग्रेस यूपीए गठबंधन में हमें मिला है, चाहे वो मनरेगा हो। आपको पता है एक चीज़ मोदी सरकार ने दिया, वो चीज़ मैं भी मानता हूँ। मैंने बोला मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया अभी तक बोला है, मगर एक चीज़ दिया है मोदी सरकार ने, वो मैं भी मानता हूँ, आप भी मानेंगे। वो दिया है, आपको लॉकडाउन दिया है। पूरा देश को लॉकडाउन करके गरीबी में धकेल दिया, पूरा देश को लॉकडाउन करके सड़कों में लोग मर गए, अस्पताल में लोग पहुंच नहीं पाए, इतना मिसमैनेजमेंट किया, यहाँ का अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया, छोटे दुकानदार को खत्म कर दिया, छोटे व्यवसाय को खत्म कर दिया, और बड़े व्यवसाय, बड़े पूंजीपति लोग और ऊंचे हो गए। आपको पता है लॉकडाउन में हर एक गरीब आदमी और गरीब हो गया, आदमी भूख से मर गया, मगर लॉकडाउन के समय बड़े बड़े पूंजीपति और अमीर हो गए। ये कभी आपने सोचा ऐसे कैसे हुआ? सबका पैसा खत्म हो गया, सबका खाना खत्म हो गया, मगर पूंजीपति का पैसा बढ़ गया। पूंजीपति, हमारा देश का पूंजीपति पूरे दुनिया का बड़ा पूंजीपति में आ गया, और मोदी साहब ने हमको इसके लिए ताली बजवाया, बोला देखो हमारा देश का पूंजीपति दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। अरे हमारा तो पेट भूखा है, हमारा तो पेट खाली है, हमारा आदमी बड़ा दुनिया में बड़ा पैसा वाला हो गया करके क्या उसने आपको पैसा बांटा है? क्या अंबानी ने, अडानी ने आपको पैसा बांटा है? और हम लोग यहाँ भूखा पेट बैठ के हम ताली बजा रहे, अंबानी अमीर हो गया, अडानी अमीर हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया करके हम लोग को वो लोग बेवकूफ़ बनाया है। मगर साथियों, अब हमारा दिमाग खोलने का समय आ गया है। साथियों, हमारे में सोचने की क्षमता है, हमारे में क्षमता है कि हम सोच सकते हैं और सोचकर परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मेरे साथियों ने कहा, ये लड़ाई देश को बचाने का लड़ाई है, ये लड़ाई अपने ज़मीन को बचाने का लड़ाई है, ये लड़ाई अपने रोजगार को बचाने का लड़ाई है, ये लड़ाई अपने बच्चों का भविष्य को बचाने का लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान को बचाने का लड़ाई है, क्योंकि भाजपा इस संविधान को बदलना चाहती है। और मैं आपको बताऊं, भाजपा के दर्शन में, भाजपा जो देश सोचता है उसमें आप और हमारा जगह नहीं है। जो ट्राइबल हैं, जो माइनॉरिटी हैं, हम लोग के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग सिर्फ प्यादा बन सकते हैं, मगर हम कभी भी उनके दृष्टि में, उनका भारत का दृष्टि में, सपना में हमारे लिए कुछ भी जगह नहीं है। इसलिए मोदी साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा सपना मेरा हकीकत है, उन्होंने यही कहा तुम्हारा सपना भी मेरा सपना है, जाओ सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा, तुम भी सो जाओ, मेरा सपना तुम्हारा सपना मेरा सपना है। कभी नहीं बोला प्रधानमंत्री कि तुम्हारा सपना को मैं हकीकत करूंगा, ऐसे कभी नहीं बोला। अभी भी वो यही कहते हैं कि समाधान आने वाला है। इसका मतलब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि समाधान
नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का कहना है कि समाधान आ जाएगा, चिंता मत करो, ये इस बात को प्रमाण करता है कि प्रधानमंत्री भी जानता है कि समाधान नहीं हुआ है। गरीब का बच्चा गरीब होता जा रहा है, गरीब अनपढ़ का शिक्षा के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, जो समाधान कहीं भी नहीं मिल रहा। और हमको अब सरकार को परिवर्तन करना है, हमें सरकार को बदलना है और उसी बदलाव का विकल्प लेकर हम आए हैं। मैं कहता हूं हम तीसरा विकल्प नहीं, हम एकमात्र विकल्प है। यहाँ पर हम ही लोग हैं जो देश को बदल पाएंगे, आप और हम ही लोग हैं जो देश को बचा पाएंगे, आप और हम ही लोग हैं जो इस देश को, इस संविधान को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे यही विनती है, आज मैं जल्दबाजी में आपके बीच में आया। अभी हमारे अजय भाई पूछे थे कभी हमारा भाई यहाँ पर आया कि नहीं आया, सबने बोला नहीं आया। वो आके क्या करेंगे यहाँ पर, क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ ना कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, ना कुछ मिलना है, ना पैसा मिलेगा, यहाँ क्यों आएंगे? अरे आप गरीब लोग के साथ मिलके आप क्या दे पाएंगे? वो तो अमीर आदमी है, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे और आपको भी उनसे कुछ नहीं चाहिए। मगर एक चीज़ मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं भी आपके जैसे गाँव का मैं लड़का हूँ। मैं जिस गाँव में हूँ वो गाँव भी आपकी तरह आधा चाय बागान है, आधा बस्ती है और आधा फॉरेस्ट का एरिया है। मेरा गांव जो है वो भी समतल और पहाड़ को छूता हुआ एक जगह है। आपको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, आपका गांव मेरा गांव है, मेरे गांव में भी आपके जैसे गोरखा और आदिवासी लोग मिल के रहते हैं। इसलिए मैं गांव का बेटा हूं, आपके इस गांव का मैं बेटा हूं। चाहे मेरा गांव दूसरा है, ये गांव और आपका गांव और मेरा गांव एक जैसा है, इसलिए आपके गांव का मैं बेटा हूं। और इलेक्शन खत्म हो जाए, अब तो हम जल्दीबाजी में जल्दी तोड़ रहे हैं। मैं यहाँ आऊँगा, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ रात बिताऊँगा, आपकी बातों को समझूंगा, आपके साथ बैठूंगा, उठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और आपके मुद्दों को अपना मुद्दा बनाकर मैं जहाँ पर भी बुलंद करना हो मैं बुलंद करूँगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जल्दी हम मिलेंगे। देश को परिवर्तन करेंगे, दिल्ली को परिवर्तन करेंगे, बंगाल को परिवर्तन करेंगे, दार्जिलिंग को परिवर्तन करके हमारे लिए एक सुंदर भविष्य बनाएंगे। जोहार सभी आपको, नमस्ते।